जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है, जिसमें आपको ट्रांसफार्मर और चुंबक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिए, जो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है, जैसे कि लोहा हो गया, निकेल, तांबा और कोबाल्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो तांबा है ये चुंबकीय नहीं है, मतलब कि ये चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। कॉपर, ध्यान रखिएगा, जिसको हिंदी में हम तांबा बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि क्यों ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो देखिए, इसमें जो होता है फेरोमेटिक, जो एक चीज बोला जाता है, ये गुण इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन लोहा में पाया जाता है, निकेल में पाया जाता है और कोबाल्ट और फेरोमेटिक पदार्थ है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तांबा जो है ये चुंबकीय नहीं है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ट्रांसफार्मर जो होता है एक विद्युत उपकरण होता है, और इसका उपयोग जो किया जाता है एसी वोल्टेज को बढ़ाने में या घटाने में ही इसका उपयोग किया जाता है। पावर शक्ति को बदलना हो या वोल्टेज और धारा को बदलना हो, परिवर्तित करना हो, तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में वही चीज़ें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है वोल्टेज का परिवर्तन करना। और ऑप्शन में जो हमको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज को परिवर्तित करना। ये आपका बी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अस्थाई चुंबक किस सामग्री से बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, फेराइट और जो अन्य एक होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये जो होते हैं ये सामग्री ये उच्च चुंबकीय धारिता के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक रिटेंटिविटी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और जो अस्थाई चुंबक होता है उसको बनाने में इसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो अस्थाई चुंबक किस सामग्री के बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं फेराइट का, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें एक और पदार्थ होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक सामग्री होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके द्वारा भी चुंबक सामग्री बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर फेराइट जो दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, ऑप्शन में जो सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ा दिया जाए तो माध्यमिक वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माध्यमिक जो वोल्टेज है उस पर यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा, उस समय धारा आपको बढ़ने की यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड आप बढ़ाएंगे तो माध्यमिक जो पक्ष होगा, जो यहाँ पे बीच वाला अवस्था होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि धारा बढ़ रही है। और जब धारा बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप होता है, और जो माध्यमिक वोल्टेज होता है वो कम होता है। ये ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ें हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ा दिया जाए तो माध्यमिक वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों ये घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी के सामने है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पर निर्भर करती है। दक्षता का मतलब इफिशियंसी के बारे में पूछा जा रहा है।
तो ये जो निर्भर करती है लौह हानि पर और तांबे हानि पर, क्योंकि साथियों जो इसकी जो दक्षता होती है, मतलब जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है, ये जो होती है दोनों पे निर्भर करती है हानि पर। एक लौह हानि हो गया और एक तांबे हानि हो गया। लौह हानि में आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो हानि होती है कोर में होती है, तो ये जो होती है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। और जो लौह हानि होती है ये हानि वाइंडिंग में होती है, तो ये धारा के वर्ग के अनुपात में बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी है ये दोनों पे निर्भर करती है, लौह हानि पर भी और तांबे हानि पर भी। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग के अनुसार सही नहीं है। जैसे कि ऑप्शन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज प्रेषण के लिए, बी ऑप्शन है वितरण ट्रांसफार्मर घरों और उद्योगों की आपूर्ति के लिए, और सी ऑप्शन है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को दोगुना करने के लिए, और डी ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दो परिपथ को विद्युत रूप में यहाँ पर आइसोलेट करना, मतलब कि पृथक करना। तक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग होता है ना वोल्टेज को बढ़ाने में होता है ना उपयोग घटाने में होता है। इसका जो उपयोग जो होता है केवल केवल दो परिपथ के रूप में आइसोलेट करने का यहाँ पर कार्य होता है। तो यहाँ पर हमसे वही चीज़ें पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग के अनुसार सही नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन जो सी दिया गया है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को दोगुना करने के लिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार। बाकी ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, सही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ए और बी और सी, सॉरी सी यहाँ पर गलत है, बाकी डी ये सारे सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही होता है वो सी सही होता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन में हमसे गलत ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से गलत क्या है, तो गलत ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि वोल्टेज को दोगुना कर देता है, लेकिन दोगुना नहीं करता है। ये जो काम करता है केवल केवल इसका पृथक करने का काम होता है, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का इसका काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वोल्टेज को दोगुना कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसलिए इसको हम सही मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में हानि कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यदि ट्रांसफार्मर में हानि हो रही है, हालांकि ट्रांसफार्मर में जो आपको हानि देखने को मिलती है, एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है और एक ईडे करंट लॉस होता है। तो ये जो होती है सिलिकॉन की कोर का उपयोग करके हम हिस्टैरिसीस हानि और जो ईडे करंट हानि है, ईडे करंट लॉस है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे बढ़ती है जो देखने को मिलता है, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो हमको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन स्टील की कोर का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हानि को कम कर सकते हैं। और कौन सी हानि को हम कम कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा हिस्टेरिसिस हानि और जो ईडे करंट लॉस होता है उसको हम कम कर सकते हैं। और जब ईडे करंट लॉस कम होगा और हिस्टेरिसिस हानि कम होगी, तो उस समय हमें देखने को मिलेगा कि जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो बढ़ रही है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, अस्थाई चुंबक में कौन सा गुण पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा था, रात को कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए और कुछ दिन में, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। यहाँ पर अब दोबारा यहाँ पे नंबरिंग हो रहा है, तो इससे आप बिल्कुल घबराइएगा मत। क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से ही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है एक, जिसमें पूछा जा रहा है अस्थाई चुंबक में कौन सा गुण पाया जाता है। तो अस्थाई चुंबक में जो होता है रिटेंटिविटी होता है, जिसको हम अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं, ये जो होता है अधिक होता है। और इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी ये जो होती है अपनी चुंबकीय संपत्ति बनाए रखती है, मतलब कि जो इसका इसमें जो चुंबकत्व है वो बनाए रखती है। तो ये जो होता है उच्च अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। और ऑप्शन में जो हमको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी, उच्च अवशिष्ट चुंबकत्व भी साथियों आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है,
कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक नहीं होता है या नहीं होता है? जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तांबा या प्लेटिनम या सोडियम। तो देखिए, इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि होता है। तो नहीं होता है में आपका तांबा सही हो जाएगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा चुंबकत्व होता है, उसको हम बोलते हैं। लेकिन यदि क्षेत्र हटाने पर उसकी चुंबकीयता समाप्त हो जाए और तांबा डायनोमेटिक पदार्थ है, तो उसको यहाँ पर हम बोलेंगे तांबा ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सही होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो तांबा नहीं है। बाकी यदि है पूछता तो हम एल्युमिनियम को मारते हैं, प्लेटिनम को मारते हैं, सोडियम को मारते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन मारेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तांबा जो होता है डाईमैग्नेटिक पदार्थ होता है और जिसका बाहरी चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उससे बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है इससे। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत मोटर में कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो विद्युत मोटर होती है उसमें जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। और इसका जो उपयोग इसी कारण ही किया जाता है विद्युत मोटर में, क्योंकि विद्युत प्रवाह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उत्पन्न करता है, वो आवश्यकता अनुसार उसे कंट्रोल भी करता है। इसका ज़्यादातर यहाँ पे कारण इसी का इसका प्रयोग करने का यही है कि ये कंट्रोल भी करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन के अनुसार जो सही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिलिकॉन स्टील में उच्च चुंबकीय जो पारगम्यता होती है वो होती है, सबको मालूम होना चाहिए। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन है? तो सबसे उपयुक्त जो सामग्री के अनुसार यदि हम जाने तो इसमें होता है साथियों सिलिकॉन स्टील। और सिलिकॉन स्टील में उच्च चुंबकीय पारगम्यता भी होती है, तो हिस्टैरिसीस हानि और जो ईडे करंट लॉस होता है ये कम होता है जब आप सिलिकॉन स्टील का उपयोग करेंगे। जितना ही सिलिकॉन स्टील आपका सही रहेगा उतना ही आपको हानि कम देखने को मिलेगी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलें, जैसे कि कोर और वाइंडिंग दिया गया, आर्मेचर कम्यूटेटर दिया गया है, स्टेटर और रोटर दिया गया और बैटरी और कंडक्टर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मुख्य भाग के बारे में पूछ रहा है, तो मुख्य भाग के अनुसार कोर और वाइंडिंग होता है, क्योंकि कोर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है और जो वाइंडिंग होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रेरित करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके जो भाग हैं, मुख्य भाग हैं, वो दो हैं, कोर और वाइंडिंग। और ऑप्शन में कोर और वाइंडिंग जो हमको देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है, ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि किसके कारण होती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें धारा प्रवाहित होने के ही कारण क्या होती है? हानि होती है। और ये जो हानि होती है साथियों, जिसको हम यहाँ पे सूत्र के अनुसार जानते हैं आई स्क्वायर आर के अनुसार ये हानि होती है, जिसे तांबे की हानि हम कहते हैं। और जब भी तांबे की हानि का पूछा जाए तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने सूत्र के अनुसार पहले आपको बताया और कौन सी हानि होती है बाद में बताया। तो ये तांबे हानि के जब भी पूछा जाए तो आई स्क्वायर आर को ध्यान रखिएगा। तो वाइंडिंग में धारा प्रवाह के कारण ये हानि होती है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि किसके कारण होती है? तो ये होती है वाइंडिंग में धारा प्रवाह के कारण। सी साथियों आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग में 200 टर्न है और माध्यमिक वाइंडिंग में 50 टर्न है तो यह कैसा ट्रांसफार्मर होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, माध्यमिक वाइंडिंग में टर्न से यदि 50 है और प्राथमिक वाइंडिंग में 200 से कम है, 200 से कितना है? कम है, तो यह जो होगा वोल्टेज को घटाएगा।
क्यों घटाएगा? क्योंकि इसमें जो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप डाउन जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन में बी दिया गया है, तो बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए, जब यहाँ पे माध्यमिक वाइंडिंग में टर्न यहाँ पे दिया गया है 50 और प्राथमिक वाइंडिंग में 200 दिया गया है, मतलब कि प्राथमिक वाइंडिंग में ज़्यादा दिया गया है, तो यहाँ पे माध्यमिक वाइंडिंग में कम दिया गया है। तो कम दिया गया है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि क्या होगा, वोल्टेज घटाएगा। ये क्या करेगा? वोल्टेज घटाएगा, क्योंकि माध्यमिक वाइंडिंग में कम है। और जब भी माध्यमिक वाइंडिंग में कम यहाँ पे टर्नों की संख्या होती है तो ये वोल्टेज घटाता है जब प्राथमिक वाइंडिंग में ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज किसके अनुपात में होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूत्र मैंने आपको बताया था, चलिए मैं सूत्र पहले आपको लिख देता हूँ। देखिए, इसका वीपी अपान वीएस और बराबर एनपी अपान जो एनएस होता है, पिछले सारे वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इस पर सवाल भी दिया था। तो इसमें यही होता है कि ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज वाइंडिंग है उसके टर्न्स के अनुपात में ये है। तो इसे सूत्र के अनुसार वीपी अपान वीएस बराबर एनपी अपान एनएस के अनुसार दर्शाया जाता है। और जब आपसे पूछ दिया जाए कि वीपी और वीएस क्या है और एनपी एनएस क्या है, तो आप यही कहिएगा कि वीपी जो है प्राथमिक वोल्टेज है और वीएस जो है माध्यमिक है और एनपी प्राथमिक वाइंडिंग के टर्न है और एनएस माध्यमिक वाइंडिंग के टर्न है। और यहाँ पे सवाल के अनुसार पूछा जाए तो आप यहाँ पे वीपी अपान वीएस बराबर एनपी अपान एनएस सूत्र से आप उसको ज्ञात कीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात यही है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया वाइंडिंग के टर्न्स के समानुपाती, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर केवल किस प्रकार की धारा पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी की धारा पे कार्य करता है। ये नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आपसे ये भी क्यों करके सवाल यदि पूछ दिया जाए कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही क्यों कार्य करता है, तो आप ये कहिएगा कि ये जो होता है विद्युत चुम्बकीय अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर आधारित होता है। तो जो समय के साथ परिवर्तित होने वाले जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं उन पे निर्भर भी करेगा। और ये जो काम होता है केवल किसका? एसी पर होता है, क्योंकि डीसी जो होता है वो डायरेक्ट होता है, वो जो होता है डायरेक्ट धारा प्रवाहित करता है। लेकिन एसी जो होता है ये आपका ऐसे यहाँ पे प्रवाहित करता है। और ये जो होता है इसमें चुंबकीय प्रण में आप देखेंगे तो इसमें धारा क्या होती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। और जो सब समय के साथ परिवर्तित होती रहती है वो एसी के अंतर्गत आती है। और जब यहाँ पे डीसी आती है तो इसमें समान धारा बहती है। तो यहाँ पे इसमें समान धारा नहीं देखने को मिलती है ट्रांसफार्मर में, तो ये डीसी के अंतर्गत नहीं होती है, केवल एसी के अंतर्गत। तो हम यहाँ पे मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, एसी। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में एडी करंट हानि को कम करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जब भी एडी करंट लॉस को कम करने की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो होता है सबसे ज़्यादा या उच्च कह सकते हैं कि प्रतिरोध वाली पतली लौ चादर का आप उपयोग करेंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर को क्या किया जाता है, पतली यहाँ पे जो यहाँ पे लेमिनेटेड होता है वो चादरों से बनाया जाता है, ताकि एडी करंट को कम किया जा सके। और जब भी एडी करंट लॉस को आप कम करेंगे तो इसमें ऊर्जा हानि कम होगी और इफिशियंसी क्या होगी, मतलब दक्षता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि जानकारी साथियों आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और डेली आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।